गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कल डीएनए स्टार्ट किया था अपन ने। मेरे को लगता है आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा उसके बारे में। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले कि कल क्या पढ़ा था। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड से। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस से। शुगर और नाइट्रोजनस बेस किससे मिलकर बने होते हैं? शुगर और नाइट्रोजनस बेस से क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड से यदि फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाए तो वो क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाए तो वो क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा? आरएनए। ये किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि ये डीएनए है और ये आरएनए है? तो यदि डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी तो क्या होगा? डीएनए। और यदि राइबोज शुगर होगी तो क्या होगा? आरएनए। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर को डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों कहा? क्योंकि डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल, और ऑक्सी का मतलब किसका रिमूवल? ऑक्सीजन का। यदि राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन से किसका रिमूवल कर दिया जाए? ऑक्सीजन का, तो उसे क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और वो शुगर किसमें प्रेजेंट होती है? डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर एक पेंटोज शुगर है। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन कौन सा होता है? एडेनिन एंड गुआनिन। और पायरिमिडीन कौन सा होता है? थायमिन एंड साइटोसिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल किसमें प्रेजेंट होता है? आरएनए में। और थायमिन किसमें प्रेजेंट होता है? डीएनए में। ठीक है, शुगर का फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजनस बेस का कौन सा? फर्स्ट नाइट्रोजन यदि आपस में ज्वाइन है, कौन से नाइट्रोजनस बेस का? पायरिमिडीन का फर्स्ट नाइट्रोजन और शुगर का कौन सा? फर्स्ट कार्बन आपस में जुड़ जाए तो वो क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन प्यूरिन के केस में क्या होगा? शुगर का तो फर्स्ट कार्बन ही रहेगा, लेकिन प्यूरिन का कौन सा? 9 नाइट्रोजन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और ये न्यूक्लियोसाइड यदि फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाए, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरे न्यूक्लियोटाइड से, कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने कल यहां तक बता दिया था आपको। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया था कि शुगर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फास्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, नाइट्रोजनस बेस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। नाइट्रोजनस बेस में मैंने एडेनिन की, थायमिन की, साइटोसिन की, यूरेसिल की स्ट्रक्चर बताई थी। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, और दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये शुगर, ये क्या है? शुगर, और ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिलकर क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और ये न्यूक्लियोसाइड किससे जुड़ गया? फॉस्फोरिक एसिड से, और इसने क्या बना दिया? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा वो देखना है हमें। तो याद रखना, एग्जिस्टिंग जो पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड है, जो क्या है? पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड है, उसका तो कौन सा? 3 प्राइम। उसका तो कौन सा? 3 प्राइम ऑक्सीजन। पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम का ऑक्सीजन। और जो इनकमिंग, जो क्या होगा? बाहर बाद में आएगा, जो क्या है? बाद में आएगा, उसका क्या? 5 प्राइम फॉस्फेट। इनकमिंग का 3 प्राइम ऑक्सीजन और एग्जिस्टिंग का 3 प्राइम ऑक्सीजन और इनकमिंग का 5 प्राइम फॉस्फेट आपस में क्या बनाते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब देखो, ये क्या है? शुगर, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस, और ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड, पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड है। और ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? ये वाला न्यूक्लियोटाइड क्या है? इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो बाहर से आ रहा है। अब एग्जिस्टिंग का फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH होता है कि नहीं होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे देखो, एग्जिस्टिंग का देखो, एग्जिस्टिंग का देखिए, एग्जिस्टिंग का 3 प्राइम पे कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इनकमिंग का देखो, देखो इधर से देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन,
कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे क्या होता है, यही होता है CH2O P डबल बॉन्ड O, CH2O P डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस, होता है कि नहीं होता है? या मैं O माइनस को यहाँ पे OH लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना। अब इनकमिंग का तो कौन सा, इनकमिंग का 5 प्राइम फॉस्फेट और एग्जिस्टिंग का क्या 3 प्राइम ऑक्सीजन, आपस में क्या बनाते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसका तो मैं क्या कर दूंगी OH ग्रुप, यहां से तो क्या OH और यहां से क्या हाइड्रोजन, ठीक है। इनकमिंग में से तो क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एग्जिस्टिंग में से क्या हाइड्रोजन ग्रुप, आपस में क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे, किसकी फॉर्म में हाइड्रोजन की, वाटर की फॉर्म में, ठीक है। इनकमिंग का हाइड्रोजन इनकमिंग का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एग्जिस्टिंग का हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्या बन जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इनकमिंग का फॉस्फेट और एग्जिस्टिंग का O, इनकमिंग का फॉस्फेट और एग्जिस्टिंग का ऑक्सीजन, आपस में कौन सा बॉन्ड बना लेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो एक बार समझ लेना कि एग्जिस्टिंग में यहाँ पे 3 प्राइम पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इनकमिंग में भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फेट पे लगा हुआ है, H3PO4 में होता है ना। अब यहां से इनकमिंग का OH और एग्जिस्टिंग का H किसकी फॉर्म में वाटर की फॉर्म में रिमूव हो गए, निकल गए। अब इनकमिंग का तो फॉस्फेट ग्रुप, इनकमिंग का 5 प्राइम का फॉस्फेट ग्रुप और एग्जिस्टिंग का 3 प्राइम का ऑक्सीजन, आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब सिमिलरली ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ गया, अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा तीसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, कैसे फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन 3 प्राइम, थर्ड कार्बन का कौन सा ऑक्सीजन, एग्जिस्टिंग का 3 प्राइम का ऑक्सीजन ग्रुप और इनकमिंग का 5 प्राइम का फॉस्फेट ग्रुप, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप, आपस में कौन सा बॉन्ड बना रहे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा, एग्जिस्टिंग का 3 प्राइम हो और इनकमिंग का 5 प्राइम फॉस्फेट, आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और किसका निर्माण करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो डीएनए के स्ट्रक्चर के बाद आपको पता होना चाहिए डीएनए किस फॉर्म में होता है डबल हेलिकल फॉर्म। डीएनए के डबल हेलिकल फॉर्म को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, कब किया था 1953, ठीक है। और इस डीएनए के डबल हेलिकल फॉर्म को उन्होंने क्या कहा बी डीएनए, क्या कहा बी डीएनए, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला कब 1962। 1962 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल के लिए वॉटसन एंड क्रिक को क्या मिला था नोबेल प्राइज। अब इन्होंने इसको डबल हेलिकल क्यों कहा वो देखते हैं। डबल हेलिकल कहने के पीछे इनका कारण ये था कि इनमें क्या होती है, ये एक हेलिक्स ये दूसरी हेलिक्स, ये क्या चीज होती है डबल हेलिक्स, ठीक है। डबल हेलिक्स होती है एक, दूसरी बात पहली बात होती है ये एक सेंट्रल एक्सिस होती है, उसके चारों तरफ ये डबल हेलिकल क्या होते हैं कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं। किस फॉर्म में कॉइल्ड फॉर्म में, सेंट्रल एक्सिस जिसके चारों तरफ ये डबल हेलिकल किसमें कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं। दूसरी बात क्या बोली इन्होंने, ये जो डबल हेलिकल मॉडल है इसमें क्या होते हैं एक हेलिक्स यदि रन कर रही है किस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, एक हेलिक्स दिख रही है आपको ये रन कर रही है किस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, एक हेलिक्स कैसे रन कर रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो दूसरी हेलिक्स कैसे रन कर रही है, दूसरी हेलिक्स रन कर रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री, क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। रन तो पैरेलल कर रहे हैं लेकिन है कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, पहली स्ट्रैंड यदि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दूसरी स्ट्रैंड कैसे कर रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। पहली बात ये क्या हो गई डबल हेलिकल है, ठीक है। दूसरी बात ये क्या हो गई एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। और तीसरी बात ये क्या हो गए एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल क्यों बोला, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंटी पैरेलल है। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोला, क्योंकि ए किससे बाइंड है टी से, जी किससे बाइंड है सी से, ए किससे बाइंड टी से, जी किससे बाइंड सी से। तो ये एक तो क्या बोला हमने इनको कॉम्प्लीमेंट्री है।
दूसरी बात मैंने बोला ये डबल हेलिकल है। तीसरी बात मैंने इनको बोला ये क्या होता है, एंटी पैरेलल इन नेचर। कैसे होता है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्यों, क्योंकि एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। चौथी बात, इनका डायमीटर, हेलिक्स का जो डायमीटर होता है, हेलिक्स का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। हेलिक्स का डायमीटर कितना होता है, यहाँ भी लिखा है मैंने, हेलिक्स का डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। चौथी बात, यहाँ पे ध्यान देना, ये एक हेलिक्स है, इस तरीके से रन कर रही है, इस तरीके से रन कर रही है। इसका एक टर्न कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इस तरीके से। ये तो आधा टर्न हुआ और आधे टर्न के बाद ये एक टर्न कंप्लीट हुआ। इस एक पूरे टर्न में, इस एक पूरे टर्न में कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है। कितने हैं, 10 बेस पेयर है। बेस पेयर कैसे कहते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इन सबको क्या कहते हैं, बेस पेयर। नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। और पेयर क्यों बोला, क्योंकि एडेनिन किससे पेयर कर रहा है, थाइमिन के साथ, गुआनिन किसके साथ, साइटोसिन के साथ। तो बेसेस यदि पेयर कर ले अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ तो उन्हें क्या कह देते हैं, बेस पेयर। ठीक है, तो इस पूरे एक टर्न में कितने बेसेस हैं, 10 बेसेस हैं। ठीक है, इन 10 बेसेस की टोटल डिस्टेंस, ये 10 बेस पेयर जितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो डिस्टेंस कितनी है, 33.2 एंगस्ट्रॉम। कितनी है, 33.2 एंगस्ट्रॉम। यहाँ लिखा है मैंने 33.2 एंगस्ट्रॉम। समझना, टोटल डिस्टेंस 10 ने कितनी की, 33 बेस पे। तो एक जो दो डिस्टेंस के बीच की गैप कितना होगा, 33.2 डिवाइड बाई 10, तो कितनी होगी, 3.32 एंगस्ट्रॉम। तो ये बातें आपको याद रखनी है। यदि डीएनए के बारे में कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप डीएनए का स्ट्रक्चर बताओगे, उसके बाद आप बताओगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ बीडीएनए। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ बीडीएनए के लिए कब हुआ था, 1953 में डिस्कवर किया था, 1962 में नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि डीएनए कैसा है, डबल हेलिकल है। कैसा है, डबल हेलिकल है। दूसरी बात क्या बताई, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए टी के साथ, जी सी के साथ। तीसरी बात इन्होंने क्या बताया, एंटी पैरेलल होता है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। उसके बाद इन्होंने बताया हेलिक्स का डायमीटर कितना, 20 एंगस्ट्रॉम। और एक टर्न में कितने बेस पेयर, एक टर्न में, ये देखो, एक टर्न में टोटल बेस पेयर कितने हैं, 10। और इसकी डिस्टेंस, ये 10 बेस पेयर कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, 33.2। तो एक बेस पेयर कितनी में डिस्टेंस कवर करेगा, उसको बोलेंगे 3.32 एंगस्ट्रॉम। 33.2 डिवाइड बाई 10 तो 3.32 एंगस्ट्रॉम। तो इसको क्या बोलते हैं, जो एक बेस पेयर कितनी राइज करेगा, कितना, तो उसको बोलेंगे हेलिक्स राइज पर बेस पेयर। हेलिक्स राइज पर बेस पेयर कितना होगा, 3.32। और टोटल डिस्टेंस को बोलते हैं हेलिक्स पिच। क्या बोलते हैं, हेलिक्स पिच। और ये पिच कितनी होगी, 33.2 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की स्ट्रक्चर होने के बाद, डीएनए का हेलिकल मॉडल होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल किसने प्रूव किया। तो 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लॉयड एंड एमसी कार्टी। उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा है, ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे बोला ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। किस पे किया उन्होंने, माइस पर। माइस मतलब चूहे पर किया। और कौन सी स्ट्रेन ली, बैक्टीरिया की एक स्ट्रेन ली, जिसे बोला जो कौन से बैक्टीरिया के, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई की स्ट्रेन ली। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई की 2 स्ट्रेन ली, एक तो ली S3 और एक ली R2। S3 स्ट्रेन क्या थी, विरुलेंट, और R2 क्या थी, नॉन विरुलेंट। विरुलेंट और नॉन विरुलेंट क्यों कहा, कि एक स्ट्रेन को आपने कह दिया कि विरुलेंट है, एक को कह दिया आपने नॉन विरुलेंट है। इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा कि एक को विरुलेंट कह रहे हो, एक को नॉन विरुलेंट कह रहे हो। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट हो, कैप्सूल की स्लाइमी लेयर प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, कैप्सूल की स्लाइमी लेयर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। इनकी सेल वॉल क्या हो जाती है, स्मूथ। और ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज कर देते हैं। ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। क्या करते हैं, रोग पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, डिजीज कॉज कर देते हैं। तो इनको तो क्या बोल देते हैं, एस मतलब स्मूथ लेयर ऑफ सेल वॉल, इसलिए इनको क्या बोल दिया, S3। और एक ऐसे बैक्टीरिया जिनके चारों तरफ कैप्सूल की स्लाइमी लेयर एब्सेंट हो, कैप्सूल की स्लाइमी लेयर एब्सेंट हो, तो इनकी सेल वॉल कैसी होगी, रफ, इसलिए इनको बोल दिया आ। ठीक है, तो ये तो कैसे हो गए, स्मूथ, इसलिए क्या हो गए, विरुलेंट स्ट्रेन। और ये क्या है, रफ, इसलिए क्या हो गए, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, पैथोजेनेसिटी समझ में आई
कि एक को S3 क्यों का, एक को S2 डिनोट किया, एक को R से क्यों डिनोट किया। S से डिनोट करने का रीजन क्या था, क्योंकि वो तो क्या थे, इनके चारों तरफ कैप्सूल की स्लाइमिलिया प्रेजेंटिंग, और R के क्या था, क्योंकि इनके चारों तरफ कैप्सूल की स्लाइमिलिया एब्सेंट। ठीक है, अब ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, वैसे एक बात बताओ, यहाँ पे जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने एक वर्ड यूज किया ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का डिफरेंट जगह डिफरेंट मीनिंग होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन यदि बैक्टीरिया के फॉर्म में ले तो बैक्टीरिया के फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अपटेक ऑफ डीएनए। क्या, किसका अपटेक, डीएनए का अपटेक, किसके अंदर, सेल के अंदर। अपटेक ऑफ डीएनए इनटू द सेल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगी, अपटेक ऑफ DNA into the cell is known as transformation। क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यदि यही ट्रांसफॉर्मेशन एनिमल की टर्म में ले, एनिमल के बिहाफ पे ले, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, मतलब एक चीज दूसरी चीज में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। किसकी फॉर्म में, एनिमल। और बैक्टीरिया के टर्म में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, अपटेक करना, किसके अंदर, सेल के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की 2 स्ट्रेन ली, एक ली R2, एक ली S3। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, R2 के स्ट्रेन को किसके अंदर इंजेक्ट किया, माइस के अंदर। किसके अंदर, माइस के अंदर। तो इन्होंने क्या देखा कि माइस क्या रह गया, जिंदा। ठीक है, फिर उन्होंने S3 के स्ट्रेन को किसके अंदर इंजेक्ट किया, माइस के अंदर, और देखा क्या कि माइस क्या हो गया, मर गया। उसके बाद इन्होंने S3 को क्या कर दिया, हीट कर दिया, गर्म कर दिया, और फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो देखा माइस क्या रह गया, जिंदा। तो उन्होंने क्या देखा कि वही S3 जो हम थोड़ी देर पहले डाल रहे थे, जब बिना हीट किए, तब तो माइस को क्या कर रहा था, मार रहा था, और जैसे ही हमने S3 को गर्म करके डाला, ये क्या हो गया, माइस को क्या कर दिया, इसने किल कर दिया। ठीक है, तो मतलब S3 में कोई ना कोई ऐसा मटेरियल तो है जो हीट करने के बाद क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और जिसके कारण माइस क्या कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, S3 जो हीट था उसको 8 सेकंड के साथ डाला। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, अब माइस मर गया। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि S3 में कुछ ना कुछ ऐसा है जो किसमें ट्रांसफर हो गया, 8 सेकंड में, और 8 सेकंड की स्ट्रेन कैसी हो गई, विरुलेंट, और ये विरुलेंट स्ट्रेन ने माइस को क्या कर दिया, किल कर दिया। क्या कर दिया, डेड कर दिया। अब माइस क्या नहीं कर पाया, सर्वाइव। लेकिन ये नहीं पता लगा पाया कि वो क्या चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में S3 से 8 सेकंड में ट्रांसफर हो पा रही है। तो इसके लिए जिसने एक्सपेरिमेंट किया वो कौन थे, हर्शी एंड चेज। कौन थे, हर्शी एंड चेज। हर्शी एंड चेज ने क्या किया वो देखो। पहले एक बार ये देख लो कि 8 सेकंड को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रह गया, फिर S3 को डाला तो डेड। S3 को जब हीट किया तो माइस क्या रह गया, जिंदा रह गया। लेकिन जब S3 को हीट किया और फिर 8 सेकंड के साथ डाला तो माइस क्या हो गया, डेड। तो S3 में कुछ ना कुछ ऐसा है जो 8 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है, अपटेक कर रही है कोई ना कोई चीज तो सर, लेकिन वो ये नहीं पता लगा पाए कि वो चीज क्या है जिसको सेल अपटेक कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया हर्शी एंड चेज ने। इन्होंने क्या किया, वायरस लिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब वायरस किससे मिलकर बना होता है, वायरस केवल 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है उसका न्यूक्लिक एसिड और एक होता है उसका प्रोटीन कोड। इस प्रोटीन कोड को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। ये क्या है, कैप्सिड। ये क्या है, कैप्सिड। और ये किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से। और दूसरा उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, चाहे तो वो डीएनए हो सकता है चाहे तो वो आरएनए हो सकता है। अब इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन को तो कोड किया, किससे कोड किया, H32 से, रेडियो लेबल्ड करके, और जेनेटिक मटेरियल को लेबल कर दिया फास्फोरस P35 से। अब एक बात बताओ कि प्रोटीन को लेबल S32 से क्यों किया और डीएनए को लेबल फास्फोरस से क्यों किया। तो याद रखना कि प्रोटीन में क्या होता है, सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, इसलिए प्रोटीन को किससे कोड कर दिया, S32 से।
और डीएनए को फास्फोरस से इसलिए किया क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड फॉस्फेट प्रेजेंट है डीएनए में, इसलिए डीएनए को किससे लेबल किया, P35। ठीक है। अब जब वायरस ने बैक्टीरिया पर अटैक किया तो वायरस का केवल इन्होंने क्या देखा कि केवल P32 से लाइट अमिट हो रही है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या करता है, लाइट अमिट करता है, तो केवल P32 वाली लाइट अमिट हो रही है। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जेनेटिक मटेरियल केवल डीएनए ही ट्रांसमिट हुआ है वायरस से बैक्टीरिया में, प्रोटीन ट्रांसमिट नहीं हुआ है, प्रोटीन ट्रांसमिट नहीं हुआ है। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि वो मटेरियल क्या है जो एक सेल से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, वो क्या होता है, डीएनए। और हर्शी एंड चेज ने बताया कि वह मटेरियल कौन सा है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, वो डीएनए। डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया था हर्शी एंड चेज ने। तो यदि आपके क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टॉपिक क्या हो रहा है, कंप्लीट। यदि आपके क्वेश्चन आता है राइट ए डिटेल नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले डीएनए के बारे में बताएंगे कि डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। सबसे पहले क्या बताओगे, डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड से। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस से। ठीक है। उसके बाद आप इसके बीच में बॉन्ड बता दोगे और शुगर की, फास्फोरिक एसिड की, नाइट्रोजनस बेस की स्ट्रक्चर बनाओगे। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर बनाओगे, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बताओगे। यहां तक होने के बाद आप वाटसन एंड क्रिक का बीडीएनए मॉडल बताओगे। वाटसन एंड क्रिक के बीडीएनए मॉडल होने के बाद आप क्या बताएंगे, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, हर्शी एंड चेज एंड ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है दूसरी तरीके से, कि आ जाए क्वेश्चन आपके डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव इट। तो आप सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट, फिर हर्शी एंड चेज, फिर क्या बताएंगे आप, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल, और उसके बाद क्या बताएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पे ये टॉपिक आपका यूनिट 3 का डीएनए कंप्लीट होता है। इसको एक बार पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, और जब भी हमारी इंटरेक्टिव क्लास होगी तब हम इसके बारे में एक बार और डिस्कस कर लेंगे। यदि कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तो उसको कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा, और जब हमारी इंटरेक्टिव क्लास होगी तब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।